नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से भारत नवाचार के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। आकाशवाणी से मन की बात के 90वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने भारतीयों से आपातकाल के भयानक दौर को कभी नहीं भूलने का आह्वान किया। कहा, देश के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीकों से तानाशाही मानसिकता को हराया। 5 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जीती। साथ ही त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। पार्टी के विकास के एजेंडे में विश्वास जताने के लिए त्रिपुरा के लोगों को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के साथ 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कोविड संक्रमित हुए। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। श्री मोदी ने आज जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय आपातकाल की वर्षगांठ है। ये 1975 में लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारी लोकतांत्रिक मानसिकता थी कि आपातकाल स्थिति का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को अपने लोकतंत्र पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृति, खान-पान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा कि विविधता हमें मजबूत बनाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में टेक और डिजिटल क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से लेकर कृषि में सार्वजनिक खरीद तक ड्रोन का इस्तेमाल होता है। भारत अब नवाचार युक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग के चौथे चरण द्वार पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर चमक रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी का भारत उद्योग के चौथे चरण की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक 10 दिन में यूनिकॉर्न बन रहा है। प्रत्येक महीने 5000 पेटेंट के आवेदन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रति माह औसतन भारत 500 रेलवे कोच बना रहा है और हर घर जल के अंतर्गत 18 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवा रहा है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास
क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख पहुंचे। वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भागीदार देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा वो शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा के लिए उत्साहित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। जर्मनी G7 समूह का अध्यक्ष होने के नाते शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें विश्व के सबसे अमीर 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका शामिल हैं। म्यूनिख पहुंचने पर श्री मोदी का भारतीय मूल के लोगों को कृपया इसे फिर से सुन लीजिए। म्यूनिख पहुंचने पर श्री मोदी का भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए भारतीय मूल के लोगों में शामिल बच्चों के साथ बातचीत की। जर्मनी की यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कल कहा था कि वे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए सदस्य देशों को एक साथ लाने का प्रभावी मंच है। जर्मनी ने G7 शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतंत्रों को भी आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए सदस्य देशों को एक साथ लाने का प्रभावी मंच है। सम्मेलन के 7 सत्रों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की भागीदारी, विदेश और सुरक्षा नीति, खाद्य सुरक्षा, बहुपक्षवाद और डिजिटल बदलाव जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जर्मनी से वापस लौटते हुए श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में रुकेंगे। वे मंगलवार को वहां के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा उस समय देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक प्रयासों, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और लाखों लोगों पर अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में देशवासियों की आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सौभाग्य से वो भी इस संघर्ष में साक्षी बने और साझीदार रहे। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है तो देशवासियों को आपातकाल के उस भयावह दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी स्थापित करना है। ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत ने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स
ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के अग्निकुल और हैदराबाद के स्काईरूट स्टार्टअप का जिक्र किया। ये स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो छोटे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाएंगे। इनके माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में अत्यधिक कमी आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का भी जिक्र किया। ये उपग्रहों के लिए उच्च तकनीकी युक्त सोलर पैनल पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप एस्ट्रोम की संस्थापक बेंगलुरु की नेहा का जिक्र किया, जो अनूठे विचार पर काम कर रही हैं। इस स्टार्टअप से ऐसे चपटे एंटीना बनाए जा रहे हैं जो छोटे होंगे और उनकी लागत भी बहुत कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत तक नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया युवा खेलों में 5 स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए हैं। ये हैं गतका, थांग ता, योगासन, कलरीपयट्टू और मल्लखंब। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जुलाई में होगा। भारत में एक ऐसे खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था। ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का। इस बार शतरंज ओलंपियाड में 180 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के उदयपुर में सैकड़ों वर्ष पुरानी सुल्तान की बावड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि ये सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से भारत नवाचार के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। जर्मनी में म्यूनिख के प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। आकाशवाणी से मन की बात के 90वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने भारतीयों से आपातकाल के भयानक दौर को कभी नहीं भूलने का आह्वान किया। कहा, देश के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीकों से तानाशाही मानसिकता को हराया। 5 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जीती। साथ ही त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। पार्टी के विकास के एजेंडे में विश्वास जताने के लिए त्रिपुरा के लोगों का धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।
बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के साथ 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कोविड संक्रमित हुए। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जीत ली है। भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असीम रजा को 42,000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर सीट पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों नेताओं ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के गुरनैल सिंह को 5,822 वोटों से हराया। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज की। त्रिपुरा में भाजपा ने विधानसभा की 4 सीट में से 3 सीट जीत ली हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बारादोवली सेंटर पर कांग्रेस के आशीष साहा को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भाजपा की स्वप्ना दास पॉल ने 46 सुरमा और मलिना देवनाथ ने 57 जुबाराज नगर सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन 6 अगरतला सीट पर विजयी हुए हैं। झारखंड में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर विधानसभा सीट जीत ली है। आंध्र प्रदेश में आत्मापुर विधानसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार मेकापति विक्रम रेड्डी ने 82,888 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय ऐतिहासिक है। श्री मोदी ने कहा कि इससे केंद्र और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकारों की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता और सहयोग का संकेत मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समर्थन के लिए जनता के आभारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना भी की। श्री मोदी ने त्रिपुरा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को जिताने समेत अन्य प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और भारतीय जनता पार्टी के विकास एजेंडा में फिर से भरोसा जताने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसके बागी गुट के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। शिवसेना के वकील और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने बताया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1) क के अंतर्गत 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कल विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को सदस्यता के अयोग्य ठहराने का नोटिस भेजा। इन्हें कल शाम 5:30 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। इन विधायकों ने नोटिस का जवाब देने के लिए उपाध्यक्ष से और समय मांगा है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि असंतुष्ट विधायक जब गुवाहाटी से मुंबई लौटेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन चलता रहे। श्री शरद पवार ने दिल्ली में कहा कि असंतुष्ट विधायकों को वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए। अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं। उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। इस महान राष्ट्रवादी किसान नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जीबॉन घोषाल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1912 में 26 जून को हुआ था। घोषाल चटगांव रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। चटगांव अब बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले में उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया था। चटगांव हमले के बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया, लेकिन 22 अप्रैल 1930 को उन्हें फेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसी तरह वे 2 अन्य बंदियों के साथ भागकर चंदर नागौर तक आने में सफल हो गए। फ्रेंच कॉलोनी के प्रशासक एम चैंपियन ने कलकत्ता में ब्रिटिश प्राधिकारियों को उनके ठिकाने की खबर दे दी। सूचना मिलने पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर टेगाट बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ 1 सितंबर 1930 को चंदर नागौर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां क्रांतिकारी छिपे थे और गोलीबारी शुरू कर दी। जीबॉन घोषाल को गोली लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई।
इस महान क्रांतिकारी को हमारा नमन। आज हम शहीद बहादुर खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में 26 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की रिकर्व टीम को फाइनल में चीनी ताइपे से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए। बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश की टीम 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और मुंबई के सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के साथ 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कोविड संक्रमित पाए गए हैं। रोहित इस समय पृथकवास में हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड के बर्मिंघम में एस्बेस्टन में होने वाले निर्णायक टेस्ट मैच से पहले लीसेस्टरशायर के साथ 4 दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल थे। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच 2 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, वहीं आयरलैंड की कमान एंडी बेलबर्नी के हाथों में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिससे डायलिसिस पर रह रहे लोग देश में कहीं भी कभी भी डायलिसिस करा सकेंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज सुबह मैरीना बीच पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हल्की बारिश का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल में गरज के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। शिलंग, ईटानगर और गंगटोक में बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से भारत नवाचार के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। आकाशवाणी से मन की बात के 90वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने भारतीयों से आपातकाल के भयानक दौर को कभी नहीं भूलने का आह्वान किया। कहा, देश के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीकों से तानाशाही मानसिकता को हराया। 5 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गढ़, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जीती। साथ ही त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। पार्टी के विकास के एजेंडे में विश्वास जताने के लिए त्रिपुरा के लोगों को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के साथ 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कोविड संक्रमित हुए और बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।